चलिए साथियों, तो राधे राधे सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए, बहुत ही शानदार बेटा हमारी क्लास है आज की। देखिए साथियों, आज हमारा ब्लड चैप्टर को लेके दूसरी क्लास होने वाली है और इस क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे आपको मैं सारी बातें बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ। सुनो, तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में ये बताया था बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चे कि हम जब बात करते हैं रक्त के बारे में, व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्लड, तो ये हमारे शरीर के अंदर बेटा पाया जाने वाला एक तरह का क्या है। देखिए, तो एक तरह का बच्चे संयोजी ऊतक होता है और संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं बेटा? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको पिछली क्लासेस में बहुत डिटेल से बताई थी। तो मैंने बताया बच्चे कि हमारे रक्त का लगभग लगभग 55% जो भाग होता है वो किससे मिलकर बनता है? प्लाज्मा से मिलकर बनता है। और हमारे रक्त के अंदर लगभग 45% भाग देखा जाए बच्चे, तो इसका निर्माण होता है किससे बच्चे? कणिकाओं से, जिसको हम यहाँ पे ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। तो हम बच्चे कणिका बोलते हैं या इन्हें कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। और हमारे रक्त में देखा जाए बच्चे तो तीन तरह के जो रक्त कणिकाएं होती है वो पाई जाती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब चीजें मैंने आपको पिछली क्लासेस में डिटेल से बता दी थी। चलिए, तो आज बच्चे हम यहाँ पे जिससे टॉपिक को शुरू करेंगे वो है कौन सा? प्लाज्मा। तो आज की क्लास को हम जहां से शुरू करने वाले हैं वो है रक्त का प्लाज्मा। और फिर आपको मैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में बहुत सारी बातें बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए साथियों, तो करते हैं साथियों, बहुत ही शानदार हमारी क्लास है। सर, आप यहाँ पे दूध वाली चाय पीते हो या फिर यहाँ पे पानी वाली? बेटा, मैं घर की शुद्ध चाय पीता हूँ। मेरे घर में ही यहाँ पे गाय लगी हुई है, तो ईश्वरी कृपा से सब सुविधाएं हैं मेरे पास में, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चलो, अब हम जब बात करते हैं बच्चे यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में, तो ह्यूमन बायोलॉजी में ब्लड के अंदर बच्चे आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे वह है कौन सा? प्लाज्मा, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिए। देखिए, ब्लड प्लाज्मा की बेटा हम यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। देखिए बच्चे, तो हम जब बात करते हैं बेटा, ये देखिए हमारे रक्त का महत्वपूर्ण भाग है। तो रक्त का लगभग 55% भाग किससे बनता है बच्चे? आंसर है प्लाज्मा से बनता है। प्लाज्मा की देखिए बेटा जब बात करते हैं तो इसका रंग कैसा? देखिए, हल्का रंग है, तो हल्का पीला रंग होता है। कैसा बच्चे? हल्का पीला रंग है। तो हल्के पीले रंग को बेटा इंग्लिश में कहा जाता है द लाइट येलोइश। क्या बोलते हैं? द लाइट येलोइश कलर बोलते हैं। तो इसका रंग कैसा है? हल्का पीला रंग होता है। और हम जब देखें जाए बच्चे तो ये कैसा पदार्थ है? अम्लीय पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ है? तो ये एक तरह का यहाँ पे देखा जाएगा तो क्षारीय पदार्थ है। और क्षारीय पदार्थ को बेटा इंग्लिश में कहते हैं बेसिक नेचर। कैसा नेचर है? बेसिक नेचर है। सर, ये बेसिक नेचर का मतलब यहाँ पे क्या है? तो इसका जो पीएच मान होता है इट इज ग्रेटर देन 7। कितना है बेटा? ग्रेटर देन 7 है। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिए, आपसे एग्जामिनेशन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए बन जाएगा। अब हम जब बात करते हैं बेटा देखिए प्लाज्मा के बारे में, तो प्लाज्मा का निर्माण बहुत सारे पदार्थों से होता है। सुनो, तो इसके अंदर 90% तो पाया जाता है जल। मतलब ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि 90% यहाँ पे क्या पाया जाता है? देखिए बेटा, वाटर पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। तो हमारे रक्त में पाए जाने वाले प्लाज्मा में 90% तो वाटर होता है। यहाँ पे देखा जाए बच्चे तो 8% के आसपास यहाँ पे पाया जाने वाला भाग है जिसे बोलते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन के कारण ही ये हल्का सा कैसा है? चिपचिपा होता है। तो मानव का जो रक्त का प्लाज्मा है ना, वो हल्का सा चिपचिपा है। अभी बताता हूँ ये प्लाज्मा होता कैसे, सारी सारी बातें समझ जाओगे। और लगभग 2% की हम जब बात करते हैं तो 2% के आसपास देखिए साथियों यहाँ पे पाए जाते हैं बहुत सारे लवण। और लवण की हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे सॉल्ट पाए जाते हैं जो इसको थोड़ा सा अलग सा टेस्ट प्रोवाइड करा देते हैं। तो पहला छोटा सा क्वेश्चन तो यही पूछेंगे एग्जामिनेशन में कि प्लाज्मा के अंदर यहाँ पे पाए जाने वाले मुख्य मुख्य पदार्थ कौन से? तो ये सारे पदार्थ हैं। अब देखिए बेटा, हम जब बात करते हैं प्लाज्मा के अंदर यहाँ पे मुख्यतः पाए जाने वाले प्रोटीन्स कौन से हैं? तो प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स मिलेंगे, बहुत सारे प्रोटीन्स मिलेंगे जिनसे एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन देखिए बनता है। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनको जरा समझो। तो प्लाज्मा में बेटा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है बेटा एल्बुमिन। कौन सा है? एल्बुमिन।
तो यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला प्रोटीन है, इस प्रोटीन को बेटा क्या बोलते हैं? एल्बुमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्बुमिन बोलते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जो टोटल हमारे प्लाज्मा के अंदर लगभग 60% पाया जाता है। मतलब मानव के प्लाज्मा में प्रोटीन्स की हम जब बात करेंगे, तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला बेटा प्रोटीन कौन सा है? एल्बुमिन। कौन सा है? एल्बुमिन है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है किसमें? प्लाज्मा के अंदर। अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये क्या बनाता है बच्चे? तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का निर्माण करता है। तो ये प्लाज्मा के अंदर देखा जाए तो किसका निर्माण करेगा बच्चे? ऑस्मोटिक प्रेशर का। इसको हम बोलते हैं अपोहन दाब का ये निर्माण करता है। अब ये सब बातें यहाँ पे लिखते चलो, मैं आपको सारी बातें बहुत डिटेल से बताऊंगा कि सर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। देखिए, जब चीजें हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, लो से हाई प्रेशर जाती है, तो उनके बीच में बेटा जिस प्रकार से तरल पदार्थों का आवागमन होता है, तो दाब अंतर के कारण जब यहाँ पे तरली पदार्थों का आवागमन होता है, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट करने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो यहाँ पे प्रोटीन है, कौन सा है? एल्बुमिन है। फिर यहाँ पे दूसरा कौन सा प्रोटीन सर पाया जाता है? तो दूसरा बेटा पाया जाता है जिसे बोलते हैं ग्लोबुलिनस। क्या बोलते हैं? ग्लोबुलिनस बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सारी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से। चलो, तो दूसरा यहाँ पे बेटा पाया जाने वाला जो प्रोटीन है, इस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबुलिनस बोलते हैं। कौन सा है? ग्लोबुलिनस है। तीसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, और इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? फाइब्रोनोजेन। क्या बोलते हैं? फाइब्रोनोजेन बोलते हैं। और यहाँ पे तीसरा यहाँ पे देखिए बेटा, पाया जाने वाला जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को हमने नाम दिया है कौन सा? फाइब्रोनोजेन। अब ये जो फाइब्रोनोजेन है देखिए बेटा, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रोटीन होने वाला है। तो यहाँ पे खास प्रोटीन मिलने वाला है, कौन सा? फाइब्रोनोजेन प्रोटीन मिलने वाला है। अब ये फाइब्रोनोजेन प्रोटीन करता क्या है, जरा समझिए। देखिए बच्चे, ये क्या करता है? ये मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग में। देखिए बच्चे, तो ये क्या करता है बच्चे? हेल्प करता है किसके अंदर? तो ये मदद करता है बच्चे किस में? देखिए, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। किस में मदद करता है? देखिए बच्चे, तो आंसर है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग को सिंपल सी भाषा में बोलते हैं बेटा रक्त का थक्का जमाना। क्या बच्चे? यहाँ पे रक्त का थक्का जमाना। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमाने वाला जो प्रोटीन है बेटा, कौन सा है? फाइब्रोनोजेन है। कौन सा? फाइब्रोनोजेन है। तो मानव शरीर के अंदर जो रक्त का थक्का जमता है, ये किस कारण से जमता है बेटा? फाइब्रोनोजेन के कारण। और फाइब्रोनोजेन की हम जब बात करते हैं, तो ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला एक तरह का कैसा प्रोटीन है? तो ये एक तरह का बेटा प्लाज्मा प्रोटीन है। अगर सुनो, मैं जो पॉइंट बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझो सबके सब ध्यान से। अगर हमारे शरीर के अंदर फाइब्रोनोजेन की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो आप यहाँ पे अपने शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमा पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हमें चोट लग जाती है, तो चोट लग जाने पर हमारा जो ब्लड होता है ना, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। किस कारण से? बिकॉज हमारे ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है बच्चे? फाइब्रोनोजेन, और यहाँ पे विटामिन के पाया जाता है। तो दोनों चीजें अलग अलग है। रक्त का थक्का जमाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो बेटा यहाँ पे पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रोनोजेन। अच्छा, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो आंसर है प्लाज्मा में। इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। लेकिन इसी तरह की बेटा, इसी तरह की मदद करने वाला एक विटामिन भी है, और इसे क्या बोलते हैं? विटामिन के बोलते हैं। अब ये बताओ मुझे कि विटामिन के और यहाँ पे फाइब्रोनोजेन दोनों एक हैं, अलग अलग हैं? अलग अलग है। इनको एक मत कीजिएगा। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है बेटा, दो चीजें अलग अलग हैं। पहला कौन सा है? फाइब्रोनोजेन। और दूसरा कौन सा? विटामिन के। लॉजिक क्लियर है? गलती मत कीजिएगा, मैं पहले बताने वाला हूं। एग्जामिनेशन में सीधे सीधे बेटा क्वेश्चन ये बन जाता है, ठीक है। तो फाइब्रोनोजेन की सहायता से क्या होता है? देखिए, रक्त का थक्का जमता है। क्या बच्चे? रक्त का थक्का जमता है। ये फैक्ट मैंने आपको बता दिया। किस में पाया जाता है? तो आंसर है प्लाज्मा में पाया जाता है। और ये प्लाज्मा के अंदर अंदर कितना पाया जाता है? लगभग 4% के आसपास पाया जाता है, ठीक है। चलिए, इतना लॉजिक क्लियर है। तो ये छोटी सी बात मैंने बता दी है बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिए बच्चे, अब हम जब बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में, तो ये प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन्स थे जो आपको मैंने डिटेल से बता दिए, इसमें गलती मत कीजिएगा। ठीक है बच्चे, चलो देखो। अब प्लाज्मा की बेटा हम जब बात करते हैं, तो प्लाज्मा के अंदर
देखिए बच्चे, अब जब बात करते हैं प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा के अंदर बेटा यहाँ पे पाई जाती हैं एंटीबॉडीज। जरा सुनो, तो प्लाज्मा के अंदर ही बच्चे किसका फॉर्मेशन होता है? तो प्लाज्मा के अंदर ही बेटा देखिए किसका फॉर्मेशन होता है? देखिए तो आंसर है एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। और हम जब बात करते हैं तो इसका कार्य क्या है? तो ये बेटा हमें यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, ये हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करती है। तो इससे हमारे शरीर के अंदर क्या चीज़ बढ़ जाती है देखिए बच्चे, तो इससे हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ावा दे दिया जाता है। तो इससे हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ावा दे दिया जाता है। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझ गए, गलती मत कीजिएगा। दूसरा पॉइंट बेटा जरा समझो, देखो ध्यान से, हम जब कभी भी यहाँ पे ब्लड का डोनेशन करते हैं, ब्लड को ट्रांसफ्यूट करते हैं, सुनो ध्यान से, तो जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, क्या किया जाता है? ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। सर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन क्या होता है बेटा? देखिए, तो सर ब्लड के ट्रांसफ्यूजन को सिंपल सी भाषा में बोलते हैं रक्तदान करना। क्या बच्चे? देखिए रक्तदान करना। सुनो, तो आप जब यहाँ पे किसी को रक्तदान करते हैं, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो इसमें किसका दान नहीं किया जाता बच्चे? तो इसमें प्लाज्मा का दान नहीं किया जाता। ये पॉइंट यहाँ पे समझो ध्यान से। तो ये पॉइंट को यहाँ पे समझो कि हम जब यहाँ पे रक्त को देते हैं ना, आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप यहाँ पे ब्लड बैंक में गए, तो ब्लड बैंक के अंदर बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप अपना रक्त दे दो, आप अपना खून दे दो और दूसरा खून ले जाओ। तो वो ज्यादा निकाल देते हैं और देते कम है। आपने फील किया होगा कि आप जब यहाँ पे खून के बदले खून लेते हैं या रक्त के बदले रक्त लेते हैं, तो आपके शरीर से ज्यादा रक्त निकाल लिया जाता है, बदले में आपको कम रक्त दिया जाता है। क्योंकि ये सत्य बात है बेटा, हम जब ब्लड को डोनेट करते हैं या रक्तदान करते हैं तो उसमें क्या नहीं होता? तो आंसर है प्लाज्मा नहीं होता। इसका रीजन ये है, गलती से अगर यहाँ पे प्लाज्मा हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले एंटीजन से मिल जाए, क्योंकि प्लाज्मा में बेटा क्या पाया जाता है? एंटीबॉडीज पाई जाती है। और आपने नोटिस किया होगा ध्यान से कि जब कोरोना चल रहा था तो कोरोना के समय ये कह रहे थे कि प्लाज्मा का दान करो, सिर्फ प्लाज्मा का दान करो। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा के दान से क्या दान होती है? एंटीबॉडीज का दान होता है। और एंटीबॉडीज हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ावा देने की बात चल रही थी। दिल्ली में तो ना जाने कितने सारे प्लाज्मा बैंक बना दिए गए, लेकिन बाद में फिर यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है हमारा आईसीएमआर, वहां के लोगों का ये कहना था कि नहीं नहीं, प्लाज्मा के दान करने से कुछ होता नहीं है। फिर ये बात को फिर कैंसिल कर दिया गया। तो ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझना, क्या क्या रक्तदान करते समय प्लाज्मा का दान किया जाता है? तो आंसर है नहीं किया जाता, सिर्फ आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का दान किया जाता है। तो यहाँ पे प्लाज्मा का दान नहीं करते हैं। ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझिएगा कि प्लाज्मा को निकाल दिया जाता है, हम रक्त के अंदर से बहुत सारे प्लाज्मा को निकाल लेते हैं। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ गए? बोलो जल्दी से मुझे कॉमेंट के अंदर सबके सब। हाँ बेटा, तो हम जब बात करते हैं तो यहीं पे इसको किया गया था। सर बैकबोन्स के अंदर कितनी बोन्स होती हैं बेटा? 26 होती है ह्यूमंस के अंदर। चलो, अब बेटा सुनो, मैं हमेशा छोटा सा पॉइंट बोलता हूं कि हमेशा ना जो पढ़ाया जाता है उसी पर फोकस किया करो। पहले इस जल्दी मुझे ये बताओ कि यहां तक की बात पूरी चमक गई है कि नहीं चमकी है? जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर बताओ फटाफट से बेटा। क्लियर है सारी बातें? गलती मत कीजिएगा। अब यहाँ पे छोटा सा फैक्ट और समझो, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, देखिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाता है। सुनो, हम जब यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर से, देखिए बच्चे सुनो ध्यान से, तो हम जब प्लाज्मा के अंदर से क्या करते हैं? एक चीज को हटा देते हैं। सुनो ध्यान से, तो जब मैं प्लाज्मा के अंदर से यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दूं, क्या हटा दूं बच्चे? देखिए क्लॉटिंग। तो जब मैं प्लाज्मा के अंदर से बेटा यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देता हूं, तो बनने वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम कहते हैं। तो ये छोटा सा फैक्ट भी आपसे पूछा जाएगा, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ध्यान से, तो ये ऐसा 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 कर दीजिएगा आप लोग इसको बेटा, इसको ऐसे करना बहुत ही बढ़िया तरीके से कि जो हमारा रक्त का प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा के अंदर से माइनस कर रहे हैं। क्या बेटा माइनस कर रहे हैं? देखिए, तो हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं किसको बच्चे? तो आंसर है क्लॉटिंग फैक्टर को। अब सर ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है? देखिए, तो क्लॉटिंग फैक्टर का बेटा मतलब है कि जिनके माध्यम से हमारा रक्त का थक्का जमता है। तो हमारे पास में दो तरह के क्लॉटिंग फैक्टर है, मैं बता चुका हूं। तो बेटा पहला जो क्लॉटिंग फैक्टर है इसको हमने क्या नाम दिया है? फाइब्रोनोजेन। क्या बोलते हैं? फाइब्रोनोजेन। सुनो ध्यान से, तो जब मैं रक्त के अंदर जो पाया जाने वाला प्लाज्मा है बेटा, प्लाज्मा है,
इस प्लाज्मा के अंदर से फाइब्रोनोजेन और यहाँ पे किसको हटा दूं? तो आंसर है विटामिन के को हटा दूं, विटामिन के को हटा दूं। तो इन दोनों को हटाने पर हमें जो चीजें प्राप्त होती हैं, इस चीज को बेटा कहा जाता है सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम कहते हैं। और इसको सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं बेटा? सीरम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सीरम कहते हैं। और इसके इसके अध्ययन को बेटा क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी। क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। मतलब सीरम का जो अध्ययन है, जो स्टडी है, उसे बच्चे क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो सुनो ध्यान से। जब यहाँ पे बीमारी हो जाती है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं हैजा। क्या बोलते हैं? हैजा बोलते हैं। या इंसान को बेटा यहाँ पे कोलेरा बीमारी हो जाती है, तो उस समय यहाँ पे टेस्ट किया जाता है जिसे बोलते हैं वायरल टेस्ट। क्या बोलते हैं? विडाल टेस्ट बोलते हैं। तो विडाल टेस्ट के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है बच्चे? तो आंसर है सीरम का अध्ययन किया जाता है। तो ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिएगा कि सीरोलॉजी क्या होती है, सीरम क्या होता है, ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिए। ठीक है, चलो। हाँ बेटा, मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अब क्वेश्चन बनता है, देखिए बच्चे, कि प्लाज्मा को अलग कैसे करते हैं, जरा सुनो। देखिए बच्चे, तो प्लाज्मा को अलग कैसे किया जाता है? तो प्लाज्मा को बेटा अलग करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स का। किसका? सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स का। अब केंद्रीय मशीन का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे पूछेंगे कि प्लाज्मा को अलग यहाँ पे किसके द्वारा किया जाता है बच्चे? तो आंसर है सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स के द्वारा। कौन सी मशीन्स हैं? सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स के द्वारा बेटा प्लाज्मा को अलग किया जाता है। और एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे बेटा कि जब हम प्लाज्मा का दान करते हैं, सुनो ध्यान से, तो जब यहाँ पे प्लाज्मा का दान किया जाता है, प्लाज्मा का डोनेशन किया जाता है, तो प्लाज्मा का डोनेशन यहाँ पे क्या कहलाता है? सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा का दान किया जाता है या प्लाज्मा को अलग किया जाता है? तो प्लाज्मा को बेटा अलग करने के लिए ना एक प्रोसेस होती है। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे। सर वॉल्यूम बहुत कम है बेटा, वॉल्यूम कम क्यों होगी बेटा? वॉल्यूम तो मेरी तरफ से ज्यादा है। बेटा दोनों एक नहीं होती, इनको अलग कर लिया जाता है। मैं वही बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। है ना, दोनों अलग अलग होते हैं बेटा, इनको अलग अलग कर लिया जाता है, तो गलती मत कीजिएगा। सर प्लाज्मा ब्लड तो मिक्स होते हैं, तो ब्लड डोनेशन में से ब्लड डोनेशन कैसे होगा बेटा? नहीं समझे नहीं मैं। प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, तो मैक्सिमम जो प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है। हाँ बेटा, टाइफाइड में कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो वायरल टेस्ट है ये आपके टाइफाइड में भी इस्तेमाल किया जाता है। सही बात है बेटा, बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है। देखिए, तो हम जब बात करते हैं टाइफाइड के बारे में, मोती झरा के बारे में, तो उसमें भी बेटा इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा अभी मैं बताऊंगा, रुक जाओ। अभी आप शायद ये गलत समझ रहे हैं। ब्लड को डोनेशन करते समय बेटा हम प्लाज्मा का दान नहीं करते हैं। अभी रुक जाओ, मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा। आपके सिलेबस में ये है ब्लड डोनेशन। थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, टेंशन ना लो, ठीक है। मैं समझा दूंगा, टेंशन लो बेटा। तो प्लाज्मा का जब दान किया जाता है, या प्लाज्मा को देखिए बेटा, हम जब बात करते हैं अलग करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है प्लाज्मा फेरोसिस। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा फेरोसिस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो बेटा इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मा फेरोसिस। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा फेरोसिस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को बेटा कहा जाता है प्लाज्मा फेरोसिस। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे, इस प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं? प्लाज्मा फेरोसिस बोलते हैं। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिए। देखिए बेटा, मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, सुनो ध्यान से। देखो, हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है। इस छोटे से कंसेप्ट को पहले जरा समझो बेटा, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, सुनो ध्यान से। हमारे शरीर के अंदर हम जब बात करते हैं आरबीसी के बारे में और बेटा प्लाज्मा के बारे में, जरा समझो। तो हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे दो चीजें मिलती हैं, देखो ध्यान से। तो आरबीसी के अंदर बेटा पाया जाता है जिसे बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन पाया जाता है। और हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे जो प्लाज्मा होती है बेटा, उसकी में पाई जाती है एंटीबॉडीज। आपको बता दूं कि हमारे पास में दो तरह के एंटीजन होते हैं, कैपिटल ए और यहाँ पे कैपिटल बी। इसी तरह से हमारे पास में दो तरह की एंटीबॉडी होती है बच्चे, कौन सी? कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए, और कौन सी? स्मॉल बी। अब यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट सुनो ध्यान से।
कभी भी बेटा समान प्रकार के एंटीजन और समान प्रकार के एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या बताया देखो बच्चे कि कभी भी हमारी कंडीशन में समान प्रकार के एंटीजन और समान प्रकार के एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए। इसका रीजन क्या है सुनो ध्यान से। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसा हुआ तो बेटा यहाँ पे कोएगुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पे कोएगुलेशन हो जाएगा। कोएगुलेशन का मतलब होता है कि रक्त यहाँ पे देखिए बेटा जमना शुरू कर देगा और ऐसी कंडीशन में इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो यही रीजन है कि हम जब ब्लड डोनेट करते हैं, देखिए बच्चे ब्लड डोनेट करते हैं, जरा सुनो, तो ब्लड को डोनेट करते समय हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि कभी भी एंटीजन एंटीबॉडी एक ना हो जाए। और इसलिए हमेशा किसका दान नहीं किया जाता बच्चे? तो आंसर है प्लाज्मा का दान नहीं किया जाता। तो प्लाज्मा ऑलरेडी यहाँ पे पाया जाता है। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझने का प्रयास करना बेटा बहुत ही बढ़िया तरीके से कि हम कभी भी किसका दान नहीं करते हैं, तो आंसर है प्लाज्मा का दान नहीं करते हैं। और बेटा मैं आपको छोटा सा पॉइंट यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं कि बेटा मेरी राइटिंग ना बहुत ज्यादा बड़ी है, यदि आप इसको सही रूप से देखोगे तो, ठीक है, आपको मैं बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिख रहा हूं, यदि आप इसे सही रूप से देखोगे तो। अब कमेंट में बिजी रहोगे तो बेटा फिर समझ नहीं पाओगे। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं कि आपके पास जो भी फोन है, आप अपने फोन को ऐसे करके वीडियो देखिए, इस तरह से वीडियो देखिए, आपको मेरी चीजें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। और बेटा आने वाले 2 या 3 क्लासेस के अंदर मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है। तो अभी के लिए बस इतना नोट कर लो, ये सारा कॉन्सेप्ट बेटा हमारा बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। आपको जब मैं यहाँ पे ब्लड डोनेशन पढ़ाऊंगा ना, रक्तदान पढ़ाऊंगा, तो रक्तदान के अंदर आप समझोगे कि एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती है। और हमारे शरीर के अंदर वास्तव में देखा जाए तो बेटा ब्लड ग्रुप का जो फॉर्मेशन होता है वो एंटीजन से होता है। ए बी ओ ये सब चीजें अलग अलग होती हैं। तो ये बहुत अलग चैप्टर है हमारा। अभी मैं आपको बहुत डिटेल से ये सब चीजें पढ़ाऊंगा, टेंशन बिल्कुल ना लेना। बस अभी ये समझ लो ध्यान से कि ब्लड डोनेशन करते समय किसका दान नहीं करते, तो आंसर है प्लाज्मा का दान नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें पाई जाती है एंटीबॉडीज। कुछ कुछ समय के बाद आपको नॉलेज मिल जाएगी, हड़बड़ाओ नहीं, टेंशन ना लो। मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं, गलती मत कीजिएगा। मैं पहले बताने वाला हूं, आपसे जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो मैंने बता दिए कि प्लाज्मा यहाँ पे क्या बच्चे, तो रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला भाग है, इसमें गलती मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए बेटा मेरी प्रायोरिटी उन बच्चों के लिए ज्यादा है जो सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं, इसलिए बेटा मैं ना कमेंट पे ज्यादा फोकस करता नहीं हूं। मैं आपको सही बताऊं, ठीक है। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो आराम से मेरी बात को समझ रहा होगा। चलो, अब बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले शुरू किसकी? आरबीसी की। तो हेडिंग डाली जल्दी से, हमारा नया टॉपिक होने वाला है जिसे बोलते हैं कौन सा? आरबीसी। और आरबीसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? रेड ब्लड सेल बोलते हैं। चलो जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर, यहां तक की सारी बातें क्लियर है कि नहीं है? चलो बेटा, इससे पहले हम जब थोड़ा सा कंसेप्ट और समझते हैं, छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं कि सर ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। सर कि ब्लड में जो क्लॉटिंग होती है वो कैसे होती है? ये सिंपल सी भाषा में देखा जाए बच्चे तो रक्त का थक्का कैसे जमता है। देखिए बच्चे, रक्त का थक्का कैसे जमता है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा। देखिए बेटा, तो ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है, इसके पीछे छोटा सा कंसेप्ट है। इस छोटे से कंसेप्ट को जरा समझना, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फैक्ट आपको मैं बताने वाला हूँ। जरा इस छोटे से फैक्ट को बेटा समझने का प्रयास करो, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कंसेप्ट है। देखिए सबसे पहले हम जब बात करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर बेटा बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसी के अंदर यहाँ पे पाया जाने वाला पदार्थ है जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए बच्चे, तो यहाँ पे मिलने वाला पदार्थ है जिसे बोलते हैं क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। चलो, थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले कुछ तत्व होते हैं। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बेटा हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले एक पदार्थ से मिलता है जिसे बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। कौन सा है बेटा? प्रोथ्रोम्बिन है। और साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे बेटा पाया जाता है कौन सा? कैल्शियम। अब ये तीनों के तीनों मिलकर, सुनो ध्यान से, ये तीनों के तीनों मिलकर, ये तीनों के तीनों मिलकर, एक सेकंड ज्यादा बड़ा हो गया यहाँ पे, ये तीनों के तीनों बेटा मिलकर हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे एक पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे बोलते हैं थ्रोम्बिन। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बिन।
तो सबसे पहला क्वेश्चन छोटा सा बनेगा कि सर यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है। तो उसी का बेटा मैं आपको यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारे शरीर में ब्लड की क्लॉटिंग होती है। तो आप यहाँ पे समझ पाओ कि बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट के साथ में कि सर हमारे शरीर में सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलकर क्या बनाते हैं, थ्रोम्बिन बनाते हैं। अब ये जो थ्रोम्बिन बना हुआ है हमारे शरीर के अंदर, ये देखिए बेटा किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, सुनो। तो ये जो थ्रोम्बिन बना है हमारे शरीर के अंदर, ये थ्रोम्बिन बेटा मिलता है किससे, फाइब्रिनोजेन से। किससे मिलता है, फाइब्रिनोजेन से। तो ये थ्रोम्बिन यहाँ पे किसके साथ क्रिया करने वाला है, तो ये थ्रोम्बिन बेटा क्रिया करेगा किसके साथ में, तो आंसर है फाइब्रिनोजेन के साथ क्रिया करेगा। तो फाइब्रिनोजेन के साथ क्रिया करने के बाद ये हमारे शरीर में बेटा एक धागे का निर्माण करता है, और यहाँ पे बनने वाले जो धागे होते हैं तो इन धागे को बेटा कहा जाता है फाइब्रिन के धागे। क्या बोलते हैं, फाइब्रिन के धागे बोलते हैं। तो इससे हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे धागों का निर्माण होता है, और इन धागों को बेटा क्या बोलते हैं, देखिए तो आंसर है फाइब्रिन के धागे बोलते हैं। तो ये फाइब्रिन के धागे कैसे बनेंगे, तो आंसर है किससे मिलते हैं बच्चे, तो आंसर है थ्रोम्बिन। किससे मिलता है, थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन किसके मिलने से, फाइब्रिनोजन के। ये सर फाइब्रिनोजन वास्तव में क्या है, तो ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला एक तरह का प्लाज्मा प्रोटीन है। क्या बच्चे, प्लाज्मा प्रोटीन है। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिए। फिर क्या बनेगा, यहाँ पे थ्रोम्बिन के धागे बनेंगे या फाइब्रिन के धागे बनेंगे। अब जरा नेक्स्ट कंसेप्ट को सुनो। ये जो फाइब्रिन के धागे हैं बेटा, क्या देखिए फाइब्रिन के धागे जरा समझो ध्यान से। तो ये जो फाइब्रिन के धागे हैं जिन्हें हम बोलते हैं तब फाइब्रिन थ्रेड्स बोलते हैं। तो ये हमारे शरीर के अंदर किससे मिलते हैं बच्चे, तो ये हमारे शरीर के अंदर मिलता है किससे, ब्लड कार्पल से मिलता है। और ब्लड कार्पल्स को सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं बच्चे, तो आंसर है रक्त कणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्त कणिका। और रक्त कणिका के अंदर भी कौन सी चीजें होती है बच्चे, तो आंसर है प्लेटलेट्स। क्या यहाँ पे प्लेटलेट्स हैं, जिनको सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं, देखिए रक्त बिंबाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्त बिंबाणु बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन छोटा सा पूछेंगे कि सर आरबीसी से हमारी ब्लड क्लॉटिंग होती है, प्लेटलेट्स के थ्रू होती है, तो बेटा आंसर है प्लेटलेट्स के थ्रू होती है। छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिए। और इसके माध्यम से हमारे शरीर में क्या हो जाती है बच्चे, क्लॉटिंग हो जाती है। और इसी के थ्रू हमारे शरीर में क्या होती है बच्चे, देखिए तो आंसर है ब्लड क्लॉटिंग होती है। और ब्लड क्लॉटिंग को हम क्या बोलते हैं, रक्त का थक्का। क्या बोलते हैं बच्चे, देखिए रक्त का थक्का बोलते हैं। ये इतना मैंने डिटेल से बता दिया बेटा कि आपके चाहे प्रीलिम्स में आ जाए, चाहे मेंस में आ जाए, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन में आ जाए, ये बचने वाला बिल्कुल नहीं है। तो मैंने प्रोसेस बता दी बेटा, प्रोसेस यहाँ पे कैसे क्या होने वाली है, इस पूरी प्रोसेस को देखिए ध्यान से क्या क्या बनेगा। तो सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलकर किसका निर्माण करेंगे, थ्रोम्बिन के धागों का निर्माण करेंगे। ये थ्रोम्बिन के धागे मिलेंगे किससे मिलेंगे, फाइब्रिनोजेन से मिलेंगे। तो क्या बनाएंगे बच्चे, फाइब्रिन के धागे बनाएंगे। ये फाइब्रिन के धागे फिर यहाँ पे किससे मिलने वाले हैं बच्चे, प्लेटलेट से मिलने वाले हैं। और प्लेटलेट्स किसको हम क्या बोलते हैं, रक्त बिंबाणु बोलते हैं। जिससे हमारे शरीर में कौन सी प्रोसेस हो जाती है, तो जिससे हमारे शरीर में बेटा क्लॉटिंग होती है, क्या बोलते हैं इसको, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। तो ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिए, छाप लो बेटा इसको, सारी की सारी बातें। हो सकता है कि आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने चीजें पहली बार पढ़ी हो, तो प्लीज अभी छाप लीजिए, क्योंकि जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि इन सभी बातों को बहुत डिटेल से समझ लोगे। ठीक है, सारी बातें समझो ध्यान से। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बताने वाला हूं, सुनो ध्यान से। कि जब हमारे शरीर के अंदर बेटा यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, सुनो ध्यान से। तो जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, कमी होती है, तो इससे बीमारी हो जाती है बेटा। और इस बीमारी को बोलते हैं हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया बोलते हैं। तो हीमोफीलिया एक कंडीशन है। क्या है बच्चे, कंडीशन है, सुनो। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, आंसर है हीमोफीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया की जब बात करते हैं बच्चे, तो इस बीमारी को हम लोग यहाँ पे शाही बीमारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाही बीमारी भी बोलते हैं। ये एक तरह की कैसी बीमारी देखिए बच्चे, तो आंसर है जेनेटिक डिसीज है। कैसी डिसीज है, जेनेटिक डिसीज है। जो यहाँ पे देखा गया था, जो ब्रिटेन के राजा रानी थे उनमें ये बीमारी सबसे ज्यादा मात्रा में है। तो इसके अंदर बेटा क्या होता है, देखिए तो इसके अंदर यहाँ पे जो ब्लड की क्लॉटिंग है, जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाती। ठीक है, किस बीमारी में, हीमोफीलिया में। तो ये छोटे सा फैक्ट मैंने बता दी है, मत छाप, मतलब गलती मत कीजिएगा।
और जल्दी से बताओ मुझे कॉन्सेप्ट नया मिला कि नहीं मिला? बेटा देखो, कई बार क्या होता है ना कि हमें अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें वो पढ़नी पड़ती हैं जो सिलेबस में नहीं होती हैं, ठीक है? क्योंकि आपको मैं पहले क्लियर कर दूँ कि आपका एग्ज़ामिनर ऐसा मान के चलता है। अरे यार! बेटा लाइट चली गई है मेरी, कल भी लाइट गई थी, आज भी चली गई है। 2 मिनट का वेट कर लो क्योंकि मेरे बोर्ड में दिक्कत क्या है कि इन्वर्टर ना मेरा एकदम से चालू नहीं कर पाता इसको। 2 मिनट वेट कर लो प्लीज़, ठीक है? हाँ, तो मैं कुछ बात ये बता रहा था बेटा आपको, देखो कि एग्ज़ामिनर ऐसा मान के चलता है कि आप लोगों को ना बेसिक नॉलेज होती होगी अच्छी तरीके से, लेकिन बेटा हमें ना पहली बार यहाँ पे आपके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने के बाद आपकी कुछ चीज़ें ना बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाती हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ बेटा, छोटा-सा कांसेप्ट है, अगर आप जैसे मैथ्स पढ़ते हैं और मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, अब आपको एंगल निकालना नहीं आता है, तो आप यही बोलेंगे ना सर कि ये एंगल तो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन बेटा ये बात भी सत्य है कि बिना एंगल निकाले आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ नहीं सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझो थोड़ा-सा जो मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस पे बहस ना करो कि क्या सिलेबस में है, क्या सिलेबस में नहीं है बेटा। मुझे ज़्यादा परवाह है आप लोगों की, ठीक है? मुझे ज़्यादा परवाह आप लोगों की। तो जो पढ़ाऊँगा ना, वो बहुत डिटेल से और एज़ पर द सिलेबस ही पढ़ाऊँगा। चलो पहले ज़रा मुझे ये बताओ कि यहाँ तक की बातें क्लीयर है कि नहीं है? कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला? जल्दी से बेटा बताओ मुझे कमेंट के अंदर फटाफट से। बस ये आ जाए, रिट्रीव हो जाए सारा का सारा। चलो ठीक है। ठीक है बेटा देखो, तो यहाँ तक की सारी बातें पूरी क्लियर हैं, इसमें गलती मत करना। मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सारे के सारे कंसेप्ट बता दिए कि कैसे हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे बेटा चीज़ें बनती हैं, ये आप यहाँ पे समझ पाओगे, बहुत ही बढ़िया, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं चेक कराता हूँ इन्वर्टर के अंदर ये बटन होता है कि नहीं होता। चलिए, ठीक है, ये पूरा क्लियर है। चलो नेक्स्ट बेटा देखिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जिसे बोलते हैं आरबीसी। बेटा आरबीसी हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। तो अब हमारा जो टॉपिक है बच्चे देखिए वो कौन-सा है? आरबीसी का है, ज़रा समझिए। आज हमारा सिर्फ़ एक ही टॉपिक हो पाएगा, कौन-सा? आरबीसी हो पाएगा। तो आरबीसी हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है बेटा, बहुत ज़्यादा बड़ा है देखिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक की शुरुआत करते हैं और बेटा हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो कौन-सा है? आरबीसी है। चलिए, अब आरबीसी को मैं बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, मज़ा आने वाला है देखिए बच्चे। आरबीसी की हम जब बात करेंगे, तो आरबीसी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। चलिए, देखिए पहला पॉइंट सुनो ध्यान से। सर, आरबीसी के यहाँ पे बहुत सारे फुल फॉर्म है देखिए। तो बेटा इसको पहला कहा जाता है रेड ब्लड सेल। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल बोलते हैं। दूसरा बेटा इसे क्या क्या कहा जाता है देखिए, तो आंसर है रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। ये छोटा-सा फैक्ट यहाँ पे समझिए। अगर मैं हिंदी में लिखूं बच्चे तो इसे यहाँ पे कहा जाता है लाल रक्त कणिका या कोशिका। तो बेटा इसे हिंदी में हम कहते हैं लाल रक्त कोशिका। सबसे पहले क्या बच्चे हमारा कोशिका है और दूसरा देखिए बच्चे हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देखिए लाल रक्त कणिका है। अब मैं समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा वेट करो, मैं समझाऊंगा बेटा कि हमारे शरीर के अंदर से क्या बोलते हैं। लाल रक्त कोशिका बोलते हैं, कणिका बोलते हैं। दोनों सही है, दोनों गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, कब सही है कब गलत है, मैं सारी बातें समझा दूंगा, ठीक है? टेंशन ना लेना, आपको मैं सारी बातें बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। चलो अब यहाँ पे देखिए बच्चे, एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है ऐसा कि हमारे शरीर के अंदर आरबीसी की जो संख्या वो कितनी होती है देखिए। तो आरबीसी की हमारे शरीर में बेटा जो सामान्य संख्या है, क्या बच्चे? सामान्य संख्या है, ये कितनी होती है? ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में। तो हमारे शरीर में बेटा ये पाया जाता है कितना कितना 4.7 से 6.1 मिलियंस मिलियंस प्रति डेसीलीटर, प्रति डेसीलीटर। यहाँ पे पन यूएल है,
तो एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में किसकी संख्या होती है बेटा, तो आंसर है आरबीसी की संख्या पाई जाती है। फिर यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन बेटा ये बनेगा कि आरबीसी का मापन किससे होता है। देखिए, तो हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी होती है, तो आरबीसी का जो मापन है, जो आरबीसी का मेजरमेंट है, क्या है बच्चे, मेजरमेंट। तो आरबीसी का जो मेजरमेंट है वो किसके थ्रू किया जाता है, वो कौन सा यंत्र होता है, कौन सा डिवाइस होता है जो हमारे शरीर में आरबीसी का मेजरमेंट करेगा। तो बेटा यहाँ पे एक यंत्र होता है जिसको बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। क्या बच्चे, हीमोसाइटोमीटर, सुनो ध्यान से। तो यहाँ पे एक छोटा सा यंत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। तो हीमोसाइटोमीटर के थ्रू, तो हीमोसाइटोमीटर के थ्रू बेटा यहाँ पे क्या किया जाता है, देखिए आरबीसी का मेजरमेंट किया जाता है। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है बेटा। चलो देखिए, फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बेटा बनेगा आरबीसी के यहाँ पे जीवन काल के बारे में, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, द लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, सुनो। आरबीसी का जीवन काल की बेटा जब बात करते हैं, देखिए तो इसका जीवन काल होता है 20 से लेके 120 दिन का। सुनो, ये फैक्ट सिंपल सिंपल बनता है कि सर कितना है, तो आंसर है 20 से लेके 120 दिन का होता है। फिर यहाँ पे छोटा सा बेटा क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी का जो निर्माण है बेटा, आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है बच्चे, वो होता है कहाँ पे, लाल अस्थि मज्जा में। किसमें होता है, तो आंसर है लाल अस्थि मज्जा में। और इससे हम क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो बोलते हैं। तो लाल अस्थि मज्जा, अब समझ में आ गया कि अस्थि मज्जा क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया बच्चे कि अस्थि मज्जा एक पाई जाती है हमारी लंबी और मोटी हड्डियों के अंदर। अब जो क्वेश्चन छोटा सा बनेगा एग्जामिनेशन में कि सर आरबीसी के निर्माण को क्या कहा जाता है। देखिए आरबीसी के निर्माण की जो प्रोसेस होती है, सुनो ध्यान से। तो आरबीसी के निर्माण की जो प्रोसेस होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो बेटा इस प्रोसेस को कहा जाता है हिमेटोपोएसिस। क्या बोलते हैं, हिमेटोपोएसिस। तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन है जो बन सकता है आपसे। तो इसको प्रोसेस को बेटा क्या कहा जाता है, तो आंसर है हिमेटोपोएसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमेटोपोएसिस बोलते हैं। तो आरबीसी का निर्माण जो होता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हिमेटोपोएसिस कहते हैं। और हिमेटोपोएसिस की जो प्रोसेस है, ये होती कहाँ पर है, तो आंसर है आरबीसी में होती है। आरबीसी की प्रोसेस बेटा कहाँ पे होती है, तो आंसर है लाल अस्थि मज्जा में होती है। हमारे शरीर में नए आरबीसी का जो फॉर्मेशन है, इसकी जो प्रोसेस है, द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू आरबीसी, इसे क्या बोलते हैं, हिमेटोपोएसिस कहते हैं। और ये होती कहाँ पर है, लाल अस्थि मज्जा में। सर लाल अस्थि मज्जा कहाँ पर पाई जाती है, तो मानव शरीर के अंदर जो लंबी और मोटी हड्डियां होती हैं उसमें पाया जाता है, कौन सा, लाल अस्थि मज्जा बेटा पाया जाता है। यहाँ पे फिर छोटा सा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए बच्चे, कि सर आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है। तो यहां पे आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। तो आरबीसी की बेटा मृत्यु यहां पे दो जगह पर होती है। देखिए तो पहला है कौन सा, प्लीहा। और प्लीहा को बेटा क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लीन। और किसी किसी केसेस में यहाँ पे कहां पर होता है बच्चे, देखिए यकृत में, जिसे क्या बोलते हैं, लीवर। तो पहला छोटा सा क्वेश्चन ये पूछेंगे ऐसा कि आरबीसी की कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो बेटा आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। क्या बोलते हैं, प्लीहा को। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बच्चे। तो इसे क्या बोलते हैं, द ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी। क्या बोलते हैं, द ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आंसर है प्लीहा को कहा जाता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बेटा जरूर ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुनो। तो आरबीसी के खत्म होने की जो प्रोसेस होती है, आरबीसी के मरने की जो क्रिया होती है, उसे क्या बोलते हैं। तो मैंने दो बातें बताई बेटा, देखो ध्यान से। पहला है आरबीसी के निर्माण की क्रिया। तो आरबीसी के निर्माण की जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। इसी तरह से आरबीसी के खत्म होने की क्रिया होती है, और इस प्रोसेस को बेटा कहा जाता है हीमोलाइसिस। क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस। तो दोनों अलग अलग हैं, गलती मत कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट यहाँ पे बनने वाला है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे, तो आंसर है हीमोलाइसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस कहते हैं। छाप लो, यहाँ तक की सारी बातें हैं। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि यहाँ तक की बेटा सारी बातें चमकी है कि नहीं चमकी है, और कितना कुछ नया सीखने को मिला है। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, सबके सब।
बेटा बहुत ही बेहतर और बहुत ही अपडेट कंटेंट दे रहा हूँ। आप ये मान के चलना बेटा कि आपने ऐसा कंटेंट नहीं पढ़ा होगा, ये मैं गारंटी से बता रहा हूँ। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, मतलब क्लास में आने से पहले मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को देख के आया हूँ, और उसमें जितने भी पेचीदा क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे के सारे आपके बोर्ड पर हैं। अगर इसके बाद भी तुम्हारे क्वेश्चन नहीं बने ना बेटा, तो किसी के बनने वाले भी नहीं है, ये बात सत्य लेना। अगर तुम्हारे नहीं बने ना, तो किसी और के बनने का तो पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो बताओ जल्दी से कमेंट के अंदर। सर पढ़ाई कैसी होती है, मुझे आपकी क्लास को देखने के बाद पता चला है। चलो जल्दी से बताओ बेटा मुझे कमेंट के अंदर। बेटा काहे इतना टेंशन लेते हो तुम, काहे जान ले लेते हो बेटा, प्लाज्मा का निर्माण से कहाँ पे होता है मैं बताऊंगा बिल्कुल। प्लाज्मा में भी हम वापस आने वाले हैं। बेटा प्लाज्मा का निर्माण हमारे रक्त के अंदर ही होता रहता है, ब्लड के अंदर लगातार होने वाली फॉर्मेशन है प्लाज्मा। उसका निर्माण कहीं अलग से नहीं होता, वो ब्लड में ही फॉर्मेशन होता रहता है, मतलब वो खुद ही बनती रहती है। हाँ, हीमोलाइसिस की जो बेटा प्रोसेस होती है वो स्प्लीन में होती है, देखो। तो हीमोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है बेटा वो कहाँ पे होती है, स्प्लीन में होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ये इनकी प्रोसेस बेटा कहाँ पे, स्प्लीन में होती है। और जब इंसान की स्प्लीन खत्म हो जाती है, मतलब जब हमारी स्प्लीन में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, तो कुछ प्रोसेस कहाँ पे होती है, यकृत में होती है। तो कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन जाता है, सुनो ध्यान से, कि यहाँ पे यकृत को भी क्या बोल देते हैं, द ग्रेवयार्ड बोल देते हैं, ठीक है। चलो आगे चलें। चलो भैया यहाँ तक की बात पूरी क्लियर है, गलती मत कीजिएगा इसमें सारी की सारी बातों को। अब चलते हैं देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखिए जो बनता है बेटा, इधर सुनो ध्यान से, बहुत ही बढ़िया, जरा पॉइंट को देखो ध्यान से। अब हम जब बात करते हैं बच्चे आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए कि आरबीसी का बच्चे जो वैज्ञानिक नाम है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ऐसा कि आरबीसी की संरचना कैसी, देखिए बच्चे, तो आरबीसी की यहाँ पे जो संरचना है वो कैसी है। और फिर हम जब बात करते हैं क्या हमारे मानव शरीर के आरबीसी में, क्या मानव शरीर के आरबीसी में केंद्रक होता है या न्यूक्लियस पाया जाता है। बस ये चलो हम बात करते हैं इसके बारे में, 3 पॉइंट्स और हैं, फिर बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट हमारा आने वाला है, इन सभी बातों को और समझेंगे। देखिए बच्चे, तो आरबीसी का बेटा जो वैज्ञानिक नाम यहाँ पे दिया गया है वह है कौन सा, यथ्रोसाइट। कौन सा है, यथ्रोसाइट है, सुनो क्या है बच्चे यहाँ पे, तो आंसर है यथ्रोसाइट है। पहली बात ये इरेथ्रोसाइट कह दीजिए। आरबीसी की जो संरचना होती है देखिए बेटा वो कैसी है, तो आरबीसी की संरचना यहाँ पे कैसी है, वृत्ताकार है और द्विअवतलीय है। कैसी यहाँ पे बेटा, द्विअवतलीय है। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिएगा। तो इसकी संरचना बच्चे कैसी है, तो आंसर वृत्ताकार है। वृत्ताकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कुलर बोलते हैं। और सर्कुलर के बाद बेटा इसे क्या बोलते हैं, बाइकॉन्केव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइकॉन्केव है। बाइकॉन्केव का मतलब ये है कि हमारी जो आरबीसी है ना बच्चे, हमारी जो आरबीसी है वो इस प्रकार की है, देखो इस प्रकार की है। तो ये अंदर की ओर थोड़ी सी झुकी होती है, तो दोनों तरफ से अंदर की ओर झुकी हुई है, तो इसकी संरचना कैसी है, बाइकॉन्केव मानी गई है। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन बनता है, देखिए बच्चे, क्या आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, तो इसका आंसर है बेटा कि मानव आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। देखिए तो मानव की आरबीसी के अंदर, मानव की आरबीसी में बेटा यहाँ पे क्या नहीं होता, देखिए तो आंसर है केंद्रक, या जो न्यूक्लियस है, सुनो ध्यान से। तो मानव की आरबीसी में बेटा न्यूक्लियस नहीं होता। अब यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट बनेगा, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को जरा समझो, देखो ध्यान से। यहाँ पे 2 आरबीसी है जो बनने वाली है। देखो बच्चे 2 आरबीसी है जो बनने वाली हैं, पहली आरबीसी दूसरी आरबीसी। अब यहाँ पे हम जब बात करते हैं पहली आरबीसी के बारे में, तो इसके अंदर देखिए बच्चे एक भाग मिलेगा आपको जिसमें क्या बोलता है, केंद्रक है। क्या बच्चे, यहाँ पे न्यूक्लियस है, देखो ये। जबकि दूसरी वाले के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है। तो ये हमारी बच्चे आरबीसी है
और ये भी हमारी क्या बच्चे देखिए आरबीसी है। इस वाली आरबीसी के अंदर यहाँ पे क्या पाया जाता है देखिए बच्चे, तो आंसर है केंद्रक पाया जाता है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस मिलता है। जबकि इस वाली आरबीसी में बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। सुनो, तो जिस आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, कणिका। क्या बोलते हैं, कणिका। और कणिका को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चे, तो इंग्लिश में से बोलते हैं कार्पल्स। और जिस आरबीसी के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस पाई जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, कोशिका। और कोशिका को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल। अब ये बताओ मुझे कि हमारे शरीर के अंदर कौन सी आरबीसी पाई जाती है, तो बेटा हमारे शरीर में पाई जाती है ये वाली आरबीसी। तो मुझे जरा ये बता दो फटाफट से बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन के अंदर कि सर क्या मानव शरीर के आरबीसी को आप क्या कहेंगे, सेल्स बोलेंगे, कार्पल्स बोलेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर बेटा पाए जाने वाली जो आरबीसी होती है ना उसे कहा जाता है कार्पल्स। क्या बोलते हैं, कार्पल्स। लॉजिक क्लियर है सारी बातें। अब क्वेश्चन बनता है सर ये किस में पाई जाती है, तो कुछ अपवाद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब बात करते हैं बेटा देखिए मेंढक के बारे में, तो मेंढक की आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। अगर मैं बात करता हूं बच्चे कैमल के बारे में, यहाँ पे ऊंट के बारे में, ऊंट के अंदर है। इसी तरह से देखिए बच्चे यहाँ पे एक जीव मिलता है जिसे बोलते हैं लामा। क्या है यहाँ पे देखिए, लामा। तो लामा बेटा जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब लामा की बात करते हैं तो लामा किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे बता दूं कि जो पहाड़ों में मिलने वाली भीड़ होती है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, लामा बोलते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझिएगा एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनके शरीर के अंदर जो पाई जाने वाली आरबीसी होती है ना उसमें केंद्रक, उसमें बेटा केंद्रक पाया जाता है। जबकि हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे समझो ध्यान से, मानव शरीर की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। अब एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट बनेगा कि हमारे शरीर की आरबीसी बेटा क्या होती है, तो हमारे शरीर की आरबीसी होती है कार्पल्स। क्या है बेटा, कार्पल्स। तो छोटा सा क्वेश्चन है, जरा समझो देखो ध्यान से कि हमारे ह्यूमन शरीर के अंदर आरबीसी को क्या कहा जाता है बेटा, कोशिका बोलते हैं, कणिका बोलते हैं। तो मानव शरीर की आरबीसी को बेटा कणिका कहते हैं। और कणिका को क्या कहा जाता है बेटा, तो इसे बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। क्या ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताओ मुझे बेटा। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और सुनो, जब हमारे शरीर के आरबीसी में बेटा क्या नहीं पाया जाता, देखिए हमारे शरीर के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो ये बता दो मुझे कि हमारे शरीर के आरबीसी में क्या हम डीएनए निकाल पाएंगे, तो आंसर है नहीं निकाल पाएंगे। तो मानव शरीर के आरबीसी में बेटा डीएनए नहीं निकाल सकते। ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझने का प्रयास करना, ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो ह्यूमन बॉडी की आरबीसी में बेटा क्या नहीं होता, तो आंसर डीएनए नहीं पाया जाता। ये लॉजिक क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। बेटा देखो पहले ना आपको मैं सारी बातें लिख लिख के पढ़ा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बेटा यहाँ पे सारी बातें एनिमेशन से बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद सारी बातें मैं एनिमेशन से समझाऊंगा। तो आज बेटा हम इसमें इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर सुनो ध्यान से, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा आरबीसी में एक छोटा सा प्यारा सा पार्ट। और बेटा हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में। किसके बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में। क्योंकि बेटा लाइट नहीं है मेरे यहाँ पर, तो स्टूडियो मेरा कभी भी बंद हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं जितना आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। चलो। बेटा वो स्टेबल इसलिए है क्योंकि आरबीसी का फॉर्मेशन लगातार होता रहता है। और इसके स्टेबल होने के पीछे जो मेन रीजन है वो हीमोग्लोबिन है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हीमोग्लोबिन बताऊंगा, टेंशन ना लो कि बिना न्यूक्लियस के हीमोग्लोबिन के, बिना न्यूक्लियस के हमारी आरबीसी स्टेबल कैसे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा हर्षित, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लेकिन नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, डिटेल से। चलो अब जल्दी से बताओ मुझे, यहाँ तक की बात पूरी क्लियर है, तो बेटा हम कल पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर कितना मजा आया कि नहीं आया।